हेलो एवरीवन। आज का हमारा डिस्कशन का जो टॉपिक है दैट इज डुअल नेचर। देखो, ओरिजिनल चैप्टर आपका इतना ही, ये तो इसका एक स्पेशल केस है। कैसे? देखो, दो चीज़ें हैं, एक मैटर है और एक वेव है। तो जो लाइट है वो भी आपका डुअल नेचर शो करती है। डुअल नेचर बोले तो ये वेव की तरह भी बिहेव करती है, ये पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। दूसरा आपका मैटर जो है, मैटर यानी मास, जिसको आप फील कर सकते हो, क्योंकि हम भी खुद उसी से बने हैं। तो हम उसी चीज़ को फील कर सकते हैं जिस चीज़ से हमारी बॉडी कॉन्स्टिट्यूट हुई है, ये बनी है। तो मैटर भी आपका डुअल नेचर शो करता है, मैटर की तरह भी बिहेव करता है या पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। इस चीज़ का तो प्रूफ देने की कोई ज़रूरत नहीं कि पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, ये तो सेल्फ अंडरस्टूड है। दूसरा, ये वेव की तरह भी बिहेव करता है। अब देखो, लाइट एक वेव है, ये चीज़ कहाँ से आई? ईएम वेव से। लाइट इज ए ईएम वेव। मैक्सवेल इक्वेशन वगैरह इसमें सब है। लाइट एक पार्टिकल है। ये सबसे पहले किसने बोला था? ये सबसे पहले उस पर्सन ने बोला था जो फिजिक्स में सबसे ज़्यादा गालियाँ खाता है, दैट इज़ न्यूटन। लेकिन उस टाइम पे उसने जो थ्योरीज दी थी वो सही नहीं थी। बात ये उसकी सही है, उसकी कॉर्पस्कुलर थ्योरी थी। लेकिन बाद में लाइट एज ए पार्टिकल प्रूव किसने किया था? आइंस्टाइन ने। किससे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता आपसे, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसका एग्जाम्पल है? वो एक लाइट एज ए पार्टिकल का एग्जाम्पल है। अच्छा, लाइट एज ए पार्टिकल का एग्जाम्पल क्यों है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में का जो फोटोन है, फोटोन इज सिंपली वेव या लाइट। ये फोटोन इंटरेक्ट किसके साथ करता है? ये इंटरेक्ट इलेक्ट्रॉन के साथ करता है। इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, पार्टिकल के साथ कौन इंटरेक्ट कर सकता है? ओनली पार्टिकल। पार्टिकल के साथ ओनली पार्टिकल की जो प्रॉपर्टी है वो इंटरेक्ट कर सकती है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटी जो है वो मास के द्वारा जनरेट होती है। तो इस ग्रेविटी के द्वारा फोर्स सिर्फ मास के द्वारा एक्सपीरियंस किया जा सकता है। कभी मैं आपको दे दूं ग्रेविटेशनल फील्ड इज दिस, फाइंड फोर्स ऑन ए चार्ज, तो आप निकाल ही नहीं पाएंगे। तो सेम प्रॉपर्टी होना जरूरी है इंटरेक्शन के लिए। जैसे दोस्त बनने के लिए आपके सेम आइडियोलॉजी होना जरूरी है, एक जैसे विचार होने जरूरी है। हालांकि ये तो बहुत मतलब छोटी स्केल पे होगा, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक केस हो गया। लेकिन हम माइक्रोस्कोपिक लेवल एंड मैक्रोस्कोपिक लेवल के बीच का पूरा रीजन की हम बात कर रहे हैं। तो उसके लिए आपका क्या है कि सेम नेचर होना जरूरी है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका किसका एग्जाम्पल है? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ये दिया किसने था? आइंस्टाइन ने। अब देखो, मैटर पे आते हैं हम कि मैटर एज ए पार्टिकल, ये चीज़ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये तो एग्जिस्ट करता है। अच्छा, ये देखो, हमने सेल्फ अंडरस्टूड मान लिया कि मैटर एज ए पार्टिकल, बट ये हमने ना ऐसे सेल्फ अंडरस्टूड नहीं माना कि लाइट इज ए ईएम वेव। अब बता सकते हैं क्यों? अब वीडियो को पॉज कीजिए, आप सोचिए। देखो मैं बताता हूँ। ये जो मैटर है वो विजिबल में है, जो आप डायरेक्टली आप सेंस कर सकते हो। फिजिक्स इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन। आपकी फिजिक्स अच्छी है इसका मतलब आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है। आप हर चीज़ को ऑब्जर्व करते हो, आप एनालिसिस बहुत अच्छा करते हो। तो फिजिक्स इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन। अगर मान लीजिए मैं माइक्रोस्कोपिक लेवल, रेंज आपकी क्या है? ये है, यहाँ से इस रेंज तक ह्यूमन इजीली ऑब्जर्व कर सकता है। इजीली इन द सेंस कैपेबिलिटी है उसकी। अब हमने क्या वेरियस सिमुलेशन लगा के, कंप्यूटर लगा के, इससे आगे भी हमने गैलेक्सी वगैरह कर लिया ऑब्जर्व। लेकिन मैं एक नॉर्मल ह्यूमन की बात करूँ, ह्यूमन की कैपेसिटी इतनी है और जो मैटर है वो इस रेंज में आता है। इनफैक्ट मैं ज़्यादा बोलूँ तो ये 10⁻³ टू 10⁻³ 1 किलोमीटर से आगे आप देख नहीं पाएंगे। इतनी ही विजिबिलिटी है, इतना ही वो ऑब्जर्व कर सकता है। मैटर है वो इस रीजन में भी लाई करता है। तो आप इजीली देख सकते हैं मैटर इज ए पार्टिकल। बट लाइट जो है, रेंज जो आप देखेंगे वो बहुत, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो नैनोमीटर में होती है। आप डायरेक्टली सेंस नहीं कर सकते, तो आप डायरेक्टली इसको डिसाइड नहीं कर सकते ये वेव है या कुछ और है, राइट?
अब देखिए मैटर एज ए वेव, ये वाली चीज किसने बोली? मैटर एज ए वेव, ये चीज बोली आपकी डी ब्रोइन ने, जिसको हम डी ब्रोगली भी बोलते हैं। तो इस चैप्टर में लाइट एज ए वेव, ये आपका अलग से चैप्टर है, ईएम वेव। मैटर एज ए पार्टिकल बहुत बड़ा है, पूरा मैकेनिक्स है। अच्छा, लाइट एज ए पार्टिकल दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एंड मैटर एज ए वेव दैट इज डी ब्रोई वेवलेंथ। ये जो टॉपिक है वो इन दो चीज पे टिका है, लाइट एज ए पार्टिकल एंड मैटर एज ए वेव। आई होप आपको ब्रीफली ये समझ में आ गया होगा कि ये चैप्टर किस बारे में। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए मेटल विद वर्क फंक्शन दिस इज। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो गया? क्वेश्चन की लैंग्वेज में थोड़ा सा मुझे डाउट है, पर चलो ठीक है। देखो, वर्क फंक्शन इज गिवन बाई एच न्यू, फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है। तो वर्क फंक्शन आपका कितना है? 6.63 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप जूल में कन्वर्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, जूल इक्वल्स टू एच। एच इज 6.64 इंटू 10⁻⁻34 इंटू न्यू। ये कट गया आपका, तो न्यू कितना आ गया? 1.6 इंटू 10⁻+15। एंड यूनिट क्या होती है इसकी? हर्ट्ज। इसको आप स्मॉल एफ से भी डिनोट कर सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द डी ब्रोई वेवलेंथ, ये मैटर वेव की बात कर रहा है, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, इज सेम एज दैट ऑफ ए फोटोन इफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन is 25% of the velocity of light. It means velocity of electron is equal to c by 4, that is 25% of c. Then the ratio of kinetic energy of electron and kinetic energy of photon. बेटा मुझे तुरंत बताओ एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है? hc by lambda। अच्छा, मैं इसको h न्यू क्यों नहीं लिख रहा हूं? क्योंकि यहां देखो इसने कंपेयर वेवलेंथ को करवा रखा है। द डी ब्रो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एज सेम दैट ऑफ फोटोन, तो कहीं ना कहीं लैम्डा हम सेम पुट कर लेंगे। सो दिस इज योर इलेक्ट्रॉन ऑफ फोटोन ईपी। अब वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन आप क्या लिखेंगे? एच बाई पी, एच बाई मोमेंटम। अच्छा, ये दोनों लेमडा आपके सेम है, तो मैं इसको लेमडा ई की बजाय लेमडा भी लिख सकता हूं, दैट लेमडा इज एच बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट बेटा आपसे कंपेयर क्या करवा रहा है? ये काइनेटिक एनर्जी करा रहा है, तो इसकी तो एनर्जी, तो फोटोन की एनर्जी तो हमने लिख रखी है, बट आपको एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लिखना पड़ेगा। तो बेसिकली इस मोमेंटम को आपको एनर्जी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? डायरेक्टली आपसे रेशियो पूछा तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा, बट वीई आपको पता है, वीई c/4, तो वीई के टर्म्स में आप ला सकते हैं। कैसे लाएंगे? आप इसको वीई से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ऊपर भी वीई से मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि इसको मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ सी की टर्म्स में। देखो मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये वाली टर्म आपकी क्या बन गई? दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो लैम्डा इज इक्वल टू एच ऊपर वीई डिवाइडेड बाय 2 एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां से लैम्डा कितना हो जाएगा आपका? या फिर मैं इसको यूं लिख लो, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एच वीई डिवाइडेड बाय 2 lambda is equal to h, v is your c/4, so it will be hc by 8 lambda. Energy of kinetic energy of electron E ratio EP, it will be hc by 8 lambda ratio, hc by lambda. So this ratio will be 1:8, 1/8, क्योंकि 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना इसको दोनों तरफ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हर एक क्वेश्चन में जो भी चीज़ अगर आपको नहीं पता तो आप लिखते जाइए, वो जो फॉर्मूले में लिखवा रहा हूँ। 2 सोर्सेज ऑफ लाइट एमिट विद पावर दे रखा आपको 200 वोट। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फोटोन्स ऑफ विजिबल लाइट एमिटेड बाय ईच सोर्स हैविंग वेवलेंथ दिस एंड दिस।
पावर इक्वल्स टू आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकेंड इंटू एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, स्मॉल ईपी से ईच फोटोन की एनर्जी को मैं एक सेकेंड में एमिटेड फोटोन की नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल एनर्जी आ जाएगी, दैट इज पावर। पावर इज टोटल एनर्जी एमिटेड इन 1 सेकेंड। तो स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकेंड। पूछा क्या आपसे, यही तो पूछा है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फोटोन्स। तो एन इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, n1 रेशियो n2, p क्या आपका पावर, सो p डिवाइडेड बाई एनर्जी ऑफ फोटोन 1, एनर्जी ऑफ फोटोन 1 इज hc बाई लेमडा 1 रेशियो n2, n2 क्या हो जाएगा, p डिवाइडेड बाई hc बाई लेमडा 2, राइट। लेमडा बेटा क्या होगा आपका, ऊपर चला जाएगा, ये कट जाएगा, इज इक्वल टू लेमडा 1 रेशियो लेमडा 2। तो नंबर ऑफ फोटोन्स आपका प्रोपोर्शनल आ जाएगा वेवलेंथ के, यानी सिंपली 3:5, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्क फंक्शन ऑफ ए सब्सटेंस phi is your 3 electron volt, the longest wavelength of the light that can cause the emission of photoelectron। बहुत सिंपल है, वर्क फंक्शन इक्वल्स टू आप क्या लिखते हैं, एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनी लाइट इज इक्वल टू 1240 डिवाइडेड बाई लेमडा इन नैनोमीटर। अब जब हमें वो फोटोन की वो वेवलेंथ चाहिए जिसके लिए ये जस्ट एमिट हो, यानी उसकी एनर्जी फाई के बराबर हो, सो फाई इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1240 डिवाइडेड बाई लेमडा इन नैनोमीटर, एंड लेमडा इन नैनोमीटर is equal to 1240 by 5 in electron volt, so 1240 divided by 3 कितना आ जाएगा ये बेटा, 414 आ जाएगा क्या, अप्रोक्सीमेटली 414। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the total energy transferred to surface in a time t is, this is 6.48 into 10 to the power 5 joule, then the magnitude of the total momentum delivered to the surface for the complete absorption, magnitude of total momentum, मोमेंटम कैसे लिखते हैं, देखिए एनर्जी को और मोमेंटम को आप रिलेट कैसे करोगे, देखो ये आप रिलेट करोगे डी ब्रोई वेवलेंथ से, कैसे, lambda is given by h by p, so your momentum will be h by lambda. Now energy is given by hc by lambda, right, h nu से भी दिया जाता है। अच्छा ये हम बात किसके लिए कर रहे हैं, ये सिर्फ फोटोन के लिए वैलिड है, ओनली फॉर फोटोन। तो देखो इस एनर्जी को अगर मैं c से डिवाइड कर दूं तो राइट साइड में आपका क्या हो जाएगा, h बाई लेमडा, दैट इज योर मोमेंटम, राइट। अब आपसे टोटल मोमेंटम पूछा है तो टोटल एनर्जी को आप c से डिवाइड कर दीजिए, सो योर मोमेंटम विल बी 6.48 into 10 to the power 5 divided by 3 into 10 to the power 8, 2.12 के आसपास आ जाएगा, 6 आ जाएगा क्या, हाँ जो भी है, 10 to the power -3। अब देख लीजिएगा कैलकुलेशन इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये क्वेश्चन आप देखो कर लोगे, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप कर लोगे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इस क्वेश्चन में आपको टाइम लग जाए, तो टाइम आपको बचाना है किस तरीके से, देखो क्वेश्चन क्या है, when metal surface is illuminated by light of wavelength lambda the stopping potential is 8 volt। पहले तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का कंसेप्ट क्या है, ये आपकी प्लेट है, मेटेलिक प्लेट, मेटेलिक क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इजीली बाउंडेड होना चाहिए, उसका जो वर्क फंक्शन है वो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली
ऐसा नहीं है कि इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। इस पर आप फोटोन डालते हो तो वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है एच न्यू एनर्जी का, ई एनर्जी का आपने फोटोन डाला, ये एनर्जी आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये जो फाई है वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट होगा उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी कितनी, कि देखो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन बाउंडेड था, बंधुआ नहीं होता, बंधुआ मजदूर। बंधुआ क्यों होता है? क्योंकि उस पर कर्जा होता है, कर्जा आप उसको दे दो, उसको चुका दो, वो फ्री हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी जितनी रिक्वायर्ड थी फ्री होने के लिए उतनी चुका दी, बाकी बची कितनी, ये बची आपकी ई माइनस फाइव। अब ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब देखो ये जो प्लेट है जिसको मैं ए बोल देता हूँ, इसके सामने मैं एक प्लेट और लगा देता हूँ बी। ये जो इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी लेके निकला, मैं नहीं चाहता कि ये प्लेट बी पर पहुंचे, तो मुझे इस पे एक इधर फोर्स लगाना पड़ेगा। इधर फोर्स कब लगेगा इलेक्ट्रॉन पे? जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर होगा, राइट? या फिर आप यूँ समझ लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है मुझे यहाँ बी पर पहुंचने से पहले पहले ज़ीरो करनी है। और ज़ीरो मैं कब कर सकता हूँ? जब अगर मान लीजिए कोई चार्ज क्यू है, वो पॉइंट ए से बी तक जाता है, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी है, तो ए टू बी तक जाने में इसमें जो चेंज इन एनर्जी आएगा दैट विल बी चार्ज क्यू इनटू डेल्टा वी। अब ये काइनेटिक एनर्जी मुझे बी पर पहुंचने से पहले पहले जीरो करनी है, यानी यहाँ तक पहुंचने से पहले पहले जो डेल्टा ई है दैट शुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। और किसकी मैं बात कर रहा हूँ? इलेक्ट्रॉन की। तो चेंज इन एनर्जी को मैं यहाँ से क्यू डेल्टा वी से, क्यू इज योर ई एंड डेल्टा वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट ए एंड बी। अब ए तो न्यूट्रल प्लेट है, तो बी को आपको पोटेंशियल रखना पड़ेगा, और कितना पोटेंशियल? डेल्टा वी के बराबर। यही आपका कहलाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखो, योर डेल्टा के या के ई, योर के ई शुड बी इक्वल टू ई डेल्टा वी। now delta k is in electron volt, so delta v will be ke divided by electron, charge of electron। अब अगर के ई आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो नीचे ई, ऊपर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कट जाएगा और डेल्टा वी आपका वोल्टेज में आ जाएगा। बट अगर डेल्टा की आपका जूल में है तो आप इसको 4 से डिवाइड कीजिए, तब जाके आपको वोल्ट मिलेगा। आई होप ये चीज़ समझ में आई आपको। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपका डेल्टा वी क्या हो जाएगा? अगर काइनेटिक एनर्जी को मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखूं तो देखो यहाँ से नीचे वाला इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, डेल्टा वी ऑटोमेटिकली आपका सिंपली क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा। अब यहाँ पर पहले जब आपका प्लेट थी, प्लेट पे आपने फोटोन डाला, कितनी वेवलेंथ का? लैम्डा का। जो एनर्जी होगी दैट विल बी एच सी बाय लैम्डा। इसका वर्क फंक्शन फाई है, माइनस फाई इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं इस काइनेटिक एनर्जी को एच सी बाय लेमडा माइनस फाई को अगर मैं इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दूं तो वो वोल्टेज आ जाएगा, स्टॉपिंग वोल्टेज, दैट इज योर 8 वोल्ट। ये इस लाइन का मतलब। when the same surface is illuminated by the light of wavelength 3 lambda, the stopping potential is 2 volt। तो लेमडा की जगह अगर मैं 8 लेमडा कर 3 लेमडा कर दूं तो ये आपकी इक्वेशन 1 है। सेकेंड टाइम क्या बन जाएगी? एच सी बाई 3 लेमडा, स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ही है, डिवाइडेड बाई ई इज इक्वल टू 2। आपको थ्रीशोल्ड वेवलेंथ निकालनी है। थ्रीशोल्ड वेवलेंथ आप कैसे निकालेंगे? जिस वेवलेंथ के लिए एच सी बाई लेमडा नोट फाई के बराबर हो जाए, जब काइनेटिक एनर्जी जीरो हो, उसके कोरस्पॉन्डिंग लेमडा आपको निकालना है। आपको फाई निकाल लो, आप फाई को एच सी बाई लेमडा के नोट के इक्वल पुट कर देना। तो ये जो दो इक्वेशन आपकी बनी है यहाँ पर, इन दोनों से आपको लेमडा नहीं कैलकुलेट करना, आपको एच सी बाई लेमडा को एलिमिनेट करना है। तो इक्वेशन 1 जो है, इक्वेशन 1 है, उससे बेटा मैं एच सी बाई लेमडा की वैल्यू कितनी लिख सकता हूँ?
ये हो जाएगा आपका 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 5। तो एच सी बाई 3 लेमडा कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3। ये वाली वैल्यू आप इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए, ये रही। तो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 5 इक्वल्स टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ई इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये वोल्ट का क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाएगा। इक्वेशन आपकी क्या बन गई, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 5 माइनस 3 5 इक्वल्स टू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2 5 इक्वल्स टू कितना आ गया, 2 5 यहाँ से आपका माइनस का हो जाएगा, राइट साइड में प्लस हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 5 विल बी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप किसके इक्वल पुट कर देंगे, एच सी बाई लेमडा नोट के। बट दिक्कत ये आ रही है कि आपका आंसर है वो लेमडा के टर्म्स में गिवन है। तो अगेन इक्वेशन 1 में जाइए आप, ये जो रिलेशन आपका इसमें देखिए, दैट एच सी बाई लेमडा क्या आया था हमारे पास, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 5 5 इज योर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एच सी बाई लेमडा इज इक्वल टू 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैं इसको यूं लिख सकता हूं, एच सी बाई लेमडा 9 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा नोट। ये आपका एच सी उड़ गया, लेमडा नोट कितना आ गया, 9 लेमडा। इसका एक शॉर्टकट भी है, वो आप शॉर्टकट मुझे बताइए। इस क्वेश्चन को, ये जो दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और 2, तरीका वही है, इनसे डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं, वो मुझे आप बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट ए लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5, फ्रीक्वेंसी है ये, फ्रीक्वेंसी है जो 1.5 टाइम्स ऑफ थ्रीशोल्ड, हालांकि लैंग्वेज जैसी भी है आप यूं समझ लीजिए इस क्वेश्चन को कि भाई एच न्यू नोट जो है वो जब 5 के बराबर हो जाए। अब अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊंगा तो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी आपकी बढ़ेगी, राइट। अच्छा, इस फ्रीक्वेंसी के साथ अगर इस मेटल पे डाला जाए, नाउ इफ द फ्रीक्वेंसी इज हार्ड एंड इंटेंसिटी इज डबल्ड, भाई अभी जो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी कितनी हो गई, ई इक्वल्स टू, ये आपकी हो गई 1.5 एच न्यू नोट। अगर मैं इसको हाफ कर दूं फ्रीक्वेंसी को, तो हो जाएगा 0.75 एच न्यू नोट। एच न्यू नोट से तो नीचे आपका एमिशन होगा ही नहीं। तो फ्रीक्वेंसी को मैंने हाफ कर दिया, इंटेंसिटी को मैंने डबल कर दिया। तो देखो, अगर मान लीजिए ये एमिट होता, तब तो इंटेंसिटी डबल करने पर, इंटेंसिटी अगर मैं डबल करता तो एमिटेड फोटोन्स, एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स भी डबल हो जाते, लेकिन एमिट हो ही नहीं रहे। इंटेंसिटी बढ़ाने पे क्या होता है, नंबर ऑफ जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन है उनका काउंट बढ़ता है, बट वो तब बढ़ता है जब इलेक्ट्रॉन एमिट हो। यहाँ आपने फ्रीक्वेंसी इतनी कम कर दी कि वो एमिट ही नहीं हो रहा है, तो कितना हो जाएगा आंसर, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ ए प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल और लेमडा एंड 2 लेमडा, ये मटेरियल है, ये पार्टिकल नेचर की बात हो रही है। और नॉन रिलेटिविस्टिक केस के लिए मोमेंटम कैन बी रिटन एज 2m/k/e। अच्छा, रिलेटिविस्टिक केस के लिए ऐसा क्यों नहीं लिख सकते, आप बता सकते हैं। देखो, जो भी आपके पास मटेरियल होता है उसकी टोटल एनर्जी सबके लिए वैलिड है। ई स्क्वायर इज योर टोटल एनर्जी, ई स्क्वायर इज इक्वल टू m0c² का होल स्क्वायर प्लस pc का स्क्वायर। m0 इज कॉल्ड योर रेस्ट मास, p इज कॉल्ड योर मोमेंटम। ये रिलेटिविस्टिक केस के लिए ये हमेशा वैलिड है, रिलेटिविस्टिक नॉन रिलेटिविस्टिक। फोटोन के लिए क्या हो जाता है, फोटोन के लिए m0 0 हो जाता है, तो योर p² c² इज इक्वल टू e², p विल बी e/c। बट पार्टिकल के लिए हमेशा वैलिड है, पार्टिकल के m0 0 नहीं होता। लेकिन अगर नॉन रिलेटिविस्टिक केस है, तब उसने जो आपको एनर्जी दी है
उस एनर्जी में रेस्ट मास एनर्जी को इंक्लूड नहीं किया है। नॉन रिलेटिविस्टिक में रेस्ट मास एनर्जी इज नॉट इंक्लूडेड। ये रिलेशन अब भी वैलिड है, नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए भी वैलिड है। ये क्यों नहीं काउंट किया? क्योंकि नॉन रिलेटिविस्टिक केस के लिए ये वाली जो टर्म है वो आपकी बहुत स्मॉल हो जाएगी, और अगर मैंने इसको काउंट कर लिया तो फिर जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो नेग्लेजिबल हो जाएगी रेस्ट मास एनर्जी के कंपैरिजन में। तो फिर मैं आपको दे दूंगा 10,000 जूल, 10 करोड़ जूल, 10 अरब जूल एनर्जी है, उसमें काइनेटिक एनर्जी है आपकी 10 जूल, तो फिर ये तो नेग्लेजिबल हो गई ना। तो आपको पता कैसे चलेगा कि उसका मोमेंटम कितना है? इसलिए नॉन रिलेटिविस्टिक केस में आपको कभी भी रेस्ट मास एनर्जी इंक्लूड करके नहीं देता है, ओनली उसकी काइनेटिक एनर्जी देता है, या फिर पोटेंशियल भी दे सकता है। और नॉन रिलेटिविस्टिक केस के लिए मोमेंटम आप यूँ लिख सकते हैं, तो इन दोनों के लिए भी आप यूँ लिख सकते हैं। अब इन दोनों की वेवलेंथ आपको लैम्डा एंड 2 लैम्डा दे रखी है, द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ, इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं, देखो दैट लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, लैम्डा इज इक्वल टू h by mv, so lambda 1 by lambda 2 is equal to m2 v2 by m1 v1। अब लैम्डा आपका, लैम्डा 1 है प्रोटॉन के लिए और लैम्डा 2 आपका है अल्फा पार्टिकल के लिए, सो लैम्डा बाई 2 लैम्डा इज इक्वल टू, लैम्डा 2 किसके लिए था? अल्फा पार्टिकल के लिए। इसका मास आप लिख दीजिए 4m। v2 आपको निकालना है अल्फा पार्टिकल के लिए, डिवाइडेड बाई m1 v1, m1 is your m and v1 is your velocity of proton vp। अब देखो आपको रेशियो निकालना vp रेशियो v अल्फा, यहां से हम थोड़ा सा ऐसे गड़बड़ भी कर सकते हैं, v अल्फा बाई vp भी निकाल सकते हैं, तो वो रेशियो उल्टा हो जाएगा ना। m से m कट गया, लेमडा से लेमडा कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, vp इज इक्वल टू 8v अल्फा, या फिर vp बाई v अल्फा is equal to 8 by 1, so your ratio will be 8:1, right? Next question, monochromatic light of frequency this, ये frequency आप, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है, 6 into 10 to the power 14 है hertz, this is your nu, the power is this, how many photons per second on an average are emitted by this source। क्वेश्चन देखो सिंपल है, एक फोटोन की एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू, एक सेकंड में, इन 1 सेकंड n फोटोन एमिट होते हैं, तो एक सेकंड में एनर्जी कितनी हो जाएगी? Ne, एंड दैट इज इक्वल टू पावर। पावर इज एनर्जी एमिटेड पर सेकंड, एंड पावर को अगर हम एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी डिवाइड कर देते हैं, सॉरी, if power is divided by area, that is your intensity। इंटेंसिटी क्या होती है? एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। यूनिट टाइम में, यूनिट एरिया पे कितनी एनर्जी आपकी इंसिडेंट हो रही है या एमिट हो रही है पर यूनिट एरिया, राइट? सो योर एन विल बी पावर डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन। So power is 2 into 10 to the power minus 3. Energy is h nu, 6.64 into 10 to the power minus 34 into nu. Nu is your 6 into 10 to the power 14। इसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑलराइट, चलते हैं आगे। ये एक्सेलरेशन रीजन का क्वेश्चन आपका, नंबर of photons increases with increase in frequency, no, energy of each photon is given by h nu, so if you increase the nu,
then energy of each photon will increase, right? तो ये आपका स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन increases with frequency of incident radiation. तो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन माइनस फाई इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई. फाई इज योर कॉन्स्टेंट. अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी. और इसी को हम यू भी लिखते हैं एच सी बाय लेमडा माइनस फाई. सो इफ यू इंक्रीज द लेमडा then your kinetic energy will decrease. तो सेकंड आपका करेक्ट हो गया. अगला क्वेश्चन देखिए. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द स्टॉपिंग पोटेंशियल. डायरेक्ट क्वेश्चन स्टॉपिंग पोटेंशियल पे. तो पहला देखो, आपका काइनेटिक एनर्जी जैसे इलेक्ट्रॉन आपका एमिट होता है तो ये कुछ काइनेटिक एनर्जी लेके निकलता है. अब जिस प्लेट से ये एमिट हुआ है, सामने वाले प्लेट तक पहुंचने से पहले पहले इसकी टोटल एनर्जी आपको जीरो करनी होती है. टोटल एनर्जी कौन कौन सी हो जाएगी? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल. एक्चुअल में चेंज इन पोटेंशियल होता है, पर हम यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं. एक ही बात है, वो यहाँ पे रेफरेंस आप जीरो सेट कर लीजिए. यानी जब तक ये यहाँ पहुंचेगा तब जो डेल्टा पी ई है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाना चाहिए, उसके मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाना चाहिए. हमें पता नेगेटिव हो जाएगा, ये आपका जो रहेगा वो रिपेल करेगा, ये नेगेटिव प्लेट रहेगी. अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल हो जाना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी के. और जब ये कोई भी चार्ज आपका क्यू चार्ज डेल्टा वी पोटेंशियल में जब ट्रेवल करता है, जब पॉइंट ए और बी के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस आपका डेल्टा वी है तो उसकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है क्यू डेल्टा वी. अब इलेक्ट्रॉन भी आपका डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस में ट्रेवल कर रहा है प्लेट ए से आपका प्लेट बी तक, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी ई डेल्टा वी. सो डेल्टा वी विल बी के डिवाइडेड बाई ई, या फिर 1 बाई ई टाइम्स ऑफ के. सो दैट इज योर स्टॉपिंग पोटेंशियल. एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं आपसे. अगर जिस प्लेट से इलेक्ट्रॉन आपके एमिट हो रहे हैं उसको मैं +1 वोल्टेज पे रख देता हूँ, इसका पोटेंशियल 0 से 1 वोल्ट कर देता हूँ, तो क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या सेम रहेगा? फोर्थ ऑप्शन आप मान लीजिए कैन नॉट टेल अबाउट दैट. एनीवे, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है. सेकंड, इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी. नो, इंटेंसिटी इंक्रीज करने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एमिट हो रहे हैं वो इंक्रीज होते हैं. और अगर इस प्लेट पे आपने इतना पोटेंशियल रख दिया स्टॉपिंग पोटेंशियल के जितना, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रोक देगा. वो बात अलग है, हम आइडियल केस लेके चल रहे हैं. इस ट्यूब में आपके फ्री इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो उन पर और भी इफेक्ट होता है, और हम ये मान के चल रहे हैं कि वो इलेक्ट्रॉन बाकी अदर इलेक्ट्रॉन को कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करते हैं, या कोई इंट्रैक्शन उनका नहीं है, राइट? तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, और आपसे यही पूछा है कि नोट ट्रू. थर्ड और फोर्थ ऑफ देख लीजिए. डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द एमिटर मटेरियल. बिल्कुल, कि एमिटर प्लेट का नेचर, यानी इसका अगर फाई ज़्यादा या कम हुआ, फाई ज़्यादा हुआ तो काइनेटिक एनर्जी आपकी कम होगी, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कम होगा. फाई अगर इसका कम हुआ तो एमिटेड इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी वो ज़्यादा होगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा. डी, इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट. बिल्कुल, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी को आप यही लिखते हो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी -5, इन दोनों पर डिपेंड कर रहा है. उल्टा, अगर आपका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो एनर्जी ज़्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, तो आपका डेल्टा वी भी ज़्यादा होगा. इन दोनों पे उल्टा डिपेंड कर रहा है, यानी एक के साथ बढ़ रहा है तो एक के साथ घट रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको याद रखना है. विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनन डज नॉट एक्सप्लेन बाय वेव नेचर. आपको ये याद रखना वेव नेचर से कौन कौन से फिनोमिनन आपके रिप्रेजेंट होते हैं या फिर वेव नेचर को शो करते हैं.
रिफ्लेक्शन वेव नेचर का है, ये वेव नेचर है। वेव फ्रंट स्ट्राइक करके जाता है हमारा, वापस वहां से रिफ्लेक्ट किस तरीके से वेव फ्रंट बनते हैं, तो वेव फ्रंट सिर्फ वेव बनाता है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों, रिफ्रैक्शन भी। डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन आपका क्या था, सिंगल स्लिट से था। तो डिफ्रैक्शन में भी क्या होता है, आपकी यहां से फिर से वेव फ्रंट बनते हैं। तो डिफ्रैक्शन भी आपका वेव नेचर को शो करता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको किसको करता है, पार्टिकल नेचर को। इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस वेव का ही हो सकता है, ये तो प्रूफ है आपका लाइट के वेव फॉर्म का इंटरफेरेंस। पोलराइजेशन, पोलराइजेशन भी आपका वेव का ही हो सकता है। तो ये तीनों टॉपिक आपके YDAC के टॉपिक है या फिर वेव ऑप्टिक्स के टॉपिक है। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ये आपके रे ऑप्टिक्स के, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स के हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका पार्टिकल नेचर को शो करता है। ऑलराइट, सी ओनली। बाकी क्वेश्चन मैं करूंगा सेकंड पार्ट में, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी आपका बहुत लंबा बन चुका है, तो उसके 2 पार्ट हम बनाएंगे। बाकी क्वेश्चन जो है सेकंड पार्ट में करेंगे। अभी के लिए थैंक यू।